to mahindraguru.com's official YouTube channel and you are watching the 18th lecture of Geography. In the previous session, we have discussed about World Geography and Indian Geography. In today's class, we are going to discuss about resources, transport and communication. Now, before starting with the session, let me tell you that all the questions from resources have been compiled in one single map, which I will be uploading very soon, and the link will be provided below in the description box of this very same video. About transport and communications, the questions have been discussed in this video itself. Now, since resources is a very vast topic, so today we will try to understand it at the basic level. और इन फ्यूचर हम मैप से समझेंगे कि किस तरीके से एक मैप में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंपाइल करके हम याद रख सकते हैं कि कहाँ कोयला ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ लिग्नाइट ज़्यादा पाया जाता है, इंक्लूडिंग ऑल दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से रिसोर्सेस कौन से स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, उन सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके हम एक सिंगल मैप में आपको प्रोवाइड करेंगे। सो इन टुडेज क्लास ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक रिसोर्स एंड अटेम्प्ट आंसरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। फर्स्ट थिंग, व्हाट आर रिसोर्सेस? रिसोर्सेस क्या चीज होता है? तो दिमाग में ये चीज फिट कर लीजिए कि एनीथिंग दैट हैज अ वैल्यू, कोई भी ऐसा चीज जिसका कोई एक वैल्यू हो, कोई एक वर्थ हो, उसको रिसोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक वैल्यू है तो आप भी क्या है, एक रिसोर्स है। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, पानी जिसे आप पीते हैं उसका एक वैल्यू है, कोल, पेट्रोलियम, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट अपीयर्स अराउंड यू दैट हैज अ वैल्यू, जिसका कोई ना कोई वर्थ होता है, which is not absolutely useless, which is not absolutely worthless, that thing is a resource. तो उसको किस तरीके से वेरियस डिविजन्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसे हम देखेंगे। अगर कोई चीज आज एट प्रेजेंट रिसोर्स नहीं है, then also in future with the help of time and technology it might be converted into a resource. For example, आज से कई सालों पहले इंसान को ये नहीं पता था कि हवा जो होता है, विंड जो होता है, उसे भी एक रिसोर्स की तरीके से यूज कर सकते हैं। उसको ये पता नहीं था, लेकिन आज हमको पता है दैट विंड एनर्जी इज अ रिसोर्स। सो विथ टाइम एंड टेक्नोलॉजी देयर आर अ वेरियस थिंग इन दिस अर्थ विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिसोर्स। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। Resources can be broadly divided into three divisions. Number one, natural resources. Those are the gifts of nature. Number two, man-made resources. And number three, human resources. Basic difference ये है कि natural resources as it is God gift कह सकते हैं या फिर nature's gift कह सकते हैं. Even the flower that you see around, जो आपको फूल दिखता है आसपास, इवन दैट इज अ रिसोर्स। ओके, आपको दिखता होगा कि फूलों को भी क्या किया जाता है, गुच्छा बना के बेचा जाता है। सो इट हैज अ वैल्यू, इट हैज अ वर्थ, इवन दैट इज अ रिसोर्स। नंबर टू, अगर हम मैनमेड, आप एक सिंपल से फूल से लेके आप सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी तक सोच सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। ओके, द लिस्ट इज लाइक नेवर एंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल रिसोर्सेज। इफ वी टॉक अबाउट मैनमेड रिसोर्सेज, बेसिकली मैनमेड रिसोर्सेज कुछ होता नहीं है। इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेस को इंसान ने मॉडिफाई करके उसको कुछ साइंटिफिकली यूज करने का तरीका ढूंढ के जो हम लोग उसका यूज कर रहे हैं एट प्रेजेंट, दैट इज नोन एज अ मैनमेड रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, पत्थर, स्टोन्स पड़ा हुआ है, उसको उठा के आपने एक ब्रिज बना दिया, तो वो पुल जो आपने बना दिया वो क्या हो गया, वो एक मैनमेड रिसोर्स हो गया। फाइन। नाउ टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि देखिए, अगर किसी के पास नेचुरल रिसोर्स बहुत कम भी है, देन ऑल्सो विद द प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वो क्या कर सकता है, अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स अगर आपके पास है तो आप थोड़े बहुत नेचुरल रिसोर्सेस को भी टू दी ऑप्टिमम लेवल यूज कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम लेवल तक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो आपके देश में अगर सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात भी बढ़ा हुआ है तो क्या करेगा, दूसरा देश में से ह्यूमन रिसोर्स आके उसको एक्सट्रैक्ट करके लेके चला जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ह्यूमन रिसोर्स इज वेल मेंटेन्ड। Okay, so let's proceed further. Now we are going to divide the resources on various aspects. For example, number one, division on the basis of
origin. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज मे बी डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. Biotic resources means those have life which has been extracted from biotic sources. For example, what have life? Human beings have life. Flora and fauna around you, plants and animals around you, they have life. Fisheries have life. Livestock have life. So anything that has life are known as biotic resources. What are abiotic resources? Non-living things. For example, rocks and metals. इनमें जान तो नहीं होता है, तो जो जिंदा है जिसमें जान होता है वो बायोटिक रिसोर्स होता है. जो मुर्दा है जिसमें जान नहीं होता है that is known as your abiotic resource. So remember it as simple as that. अगर एक जिंदा चलता फिरता इंसान है that is a biotic resource. अगर रॉक है, मेटल है, इनमें जान नहीं होता है तो वो क्या हो गया? बायोटिक रिसोर्स. सो यू हैव टू फोकस ऑन एग्जाम्पल्स. एग्जाम में आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपको पकड़ना है कि इनमें से बायोटिक कौन सा नहीं है या फिर इनमें से अबायोटिक कौन सा नहीं है. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म होने का क्या सिनेरियो है, खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, इस हिसाब से रिसोर्सेज को हम डिवाइड कर सकते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिन्यूएबल मतलब वो रिसोर्सेज जो बार बार रिन्यू होता रहेगा, अपने आप से वापस आता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सोलार एनर्जी के बारे में, सन के रेस के बारे में, सन की एनर्जी के बारे में, तो वो रिन्यूएबल है क्योंकि वो आता रहेगा, वो नियर फ्यूचर में खत्म होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, राइट. अगर हम बात करें विंड एनर्जी के बारे में तो वो भी क्या है? रिन्यूएबल है. अगर हम बात करें वाटर एनर्जी के बारे में देन दैट इज ऑल्सो रिन्यूएबल. बट एक चीज यहाँ पे ये भी है, इफ दीज थिंग्स आर नॉट यूज प्रॉपरली. देखिए एग्जाम में कंफ्यूजन कैसे होगा, अगर आपको वाइल्ड लाइफ या फिर फॉरेस्ट पूछा जाए, आप ये सोचेंगे कि फॉरेस्ट कवर तो चलो कम होता जा रहा है, लोग तो फॉरेस्ट को काट रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो इसके वजह से हो सकता है कि ये नॉन रिन्यूएबल में आप टिक कर सके. लेकिन आपको क्या करना है? रिमेंबर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर एक्चुअली रिप्लेनिशेबल. अगर ह्यूमन बींग्स ज्यादा उसको डिस्ट्रक्ट ना करे, अगर ज्यादा उसमें इंटरफेयर ना करे, देन दीज आर एक्चुअली रिन्यूएबल. वो लोग अपने आप से ऑटो रीजेनरेट होते रहते हैं. सो दे आर नॉट गोइंग टू एंड इन द नियर फ्यूचर प्रोवाइडेड आप उनके नेचुरल साइकिल के साथ इंटरफेयर ना करें. ओके, नाउ फर्दर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं दे कैन बी रिप्रोड्यूस और रिन्यूड फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली. दैट इज हम लोग उसको रिप्रोड्यूस करा सकते हैं, रिप्लेनिश करा सकते हैं, अपने आप से भी वो रिप्लेनिश हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट अपने आप से रीग्रो हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोलार एनर्जी वो अपने आप से क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम के कॉम्बिनेशन से बनता जाता है. सो दैट इज द थिंग. ओके, now if we talk about non-renewable resources, then non-renewable resources occur over a long geological period. अगर आप बात करें fossil fuels का, तो कभी ना कभी कोई जंगल होना पड़ेगा, उस जंगल को या तो गिरना पड़ेगा या फिर काटना पड़ेगा या फिर किसी ना किसी रीजन की वजह से वो जमीन के अंदर धंस गया होगा, तो काफी सालों बाद जाके वो आपका क्या बन सकता है? फॉसिल फ्यूल्स बन सकता है या फिर कोयला बन सकता है. सो इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड. ओके, दैट इज व्हाई दीज आर नॉन रिन्यूएबल. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, देन मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स. लेकिन एक ध्यान देने वाली बात ये है, इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड. मतलब मेटल्स जो है वो रिसाइक्लेबल है. मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आयरन है, गोल्ड है, ये सब क्या होता है? आप सेम गोल्ड को काफी बार के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं. लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जो है ना, आपने एक बार किसी काठ को, किसी वुड को जला दिया तो वो तो खत्म हो गया, वो तो एशेस बन गया. इट इज नॉट गोइंग टू बी रिसाइकिल. यू कैन नॉट रिसाइकिल इट. ओके, सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता तो दुनिया में शायद हर इंसान बराबर का अमीर होता, लेकिन हर एक देश बराबर का अमीर होता. लेकिन जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है दैट इज नॉट इक्वल. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू टेराई एंड अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड. इसके अलावा भी और बहुत से फीचर्स होते हैं. बट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन सेपरेट इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स. नंबर 1 ubiquitous and number 2 localized. अब डिफरेंस क्या होता है? यूबिक्यूबिटस मतलब वन सिंगल प्लेस में
ये नहीं होगा, इट विल बी फाउंड एवरीवेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑमनी प्रेजेंट, हर जगह जो प्रेजेंट होते हैं भगवान, इस तरीके से यूबिक्विटस भी क्या होता है, एक सिंगल जगह में नहीं बल्कि हर जगह पाया जाता है। आप अगर एयर के बारे में बात करें, देन एयर इज फाउंड एवरीवेयर, यहाँ भी है, आपके आसपास भी है, सो दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। लोकलाइज, जैसे कि आप लोकल वर्ड से समझ पा रहे हैं, इट इज लोकलाइज, एक डेफिनाइट जगह पे होगा, एक सर्टेन प्लेस पे होगा। यू विल नॉट फाइंड आयरन एवरीवेयर, जहां भी आप खोदने लग जाएंगे लोहा निकलेगा, कॉपर निकलेगा, या फिर आप खोद रहे हो डायमंड निकलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो दैट इज द थिंग, इट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर, दैट इज नोन एज localized. Now you have to remember the examples. Which of the following natural resources is localized? तब आपका आंसर क्या होगा? आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा. Which of the following is ubiquitous? आंसर क्या होगा? Air is ubiquitous. So you have to remember the examples. On the basis of development, on the basis of development, आप resources को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, actual and potential. Actual development मतलब at present कितना उसमें डेवलपमेंट हुआ है, कितना उसका क्वांटिटी है. फॉर एग्जाम्पल हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सालों बाद शायद से कोल रिजर्व खत्म हो जाए अर्थ के ऊपर से, या फिर इतने सालों बाद शायद से पेट्रोलियम रिजर्व अर्थ से खत्म हो जाए. सो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कितना क्वांटिटी है अर्थ के अंदर. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट. पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज, देखिए ये वो चीजें होती है जो एट प्रेजेंट, अगर हम आज के डेट के बारे में बात करें, आज के डेट में ये एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, या फिर इतना ज़्यादा ये यूज में नहीं है, और वी डू नॉट नो हाउ टू यूज इट एट प्रेजेंट, और वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू यूज इट एट प्रेजेंट. लेकिन इन द फ्यूचर शायद से हम इसका बेटर उपयोग कर सके. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि लद्दाख रेंज में यूरेनियम का सोर्स अभी रिसेंटली पता लगा है कुछ साल पहले, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितना यूरेनियम उसके अंदर है, या फिर हमने उसको एट प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट नहीं किया है. सिमिलरली हमें ये पता है कि बहुत अच्छे क्वालिटी का जो कोल है वो हिमालय रेंजेस के नीचे है, लेकिन हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है कि कितना है, या फिर उसको किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करें. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल. एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ताकि यू विल अंडरस्टैंड बेटर. जो मैंने पहले कहा था कि जो हवा चल रहा है, पहले लोग सोचते थे कि हवा चल रहा है, बहुत तेज आंधी चल रहा है, ये तो शायद से भगवान हमसे नाराज हो गए इसलिए ऐसा कुछ हो रहा होगा. लेकिन आज के डेट में हमको पता है कि अगर बहुत तेज हवा चल रहा है, देन वी कैन यूज द विंड मिल्स, और हम उसे एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं. सो विंड एनर्जी once upon a time was a potential energy, once upon a time in the past, लेकिन at present with the use of proper resources and technology we have transferred it into actual resource. पहले क्या था? पोटेंशियल रिसोर्स था, क्योंकि हमको पता नहीं था हवा को कैसे एनर्जी में ट्रांसफर करना है. लेकिन आज के डेट में ये एक्चुअल रिसोर्स है, क्योंकि आज हमें पता है कि इसको कैसे ट्रांसफर करना है. आई होप इट इज सिंपल एंड अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वैसे होता कुछ नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज ही होता है. उसमें बस इंसान अपना थोड़ा सा जादू जलवा दिखा के उसको एक रिसोर्स बना देता है. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, क्या है उसमें? आयरन है, ईट है, सीमेंट है, ऑल दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. लेकिन इंसान ने उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको बिल्डिंग बना दिया, विच इज अ मैन मेड रिसोर्स. सिमिलरली ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, all these things are including technology, including IT, everything is man made resources. ठीक है, क्योंकि इसको इंसान ने बनाया है अपने टेक्नोलॉजी से. फाइन, with the use of natural resources obviously. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या? इंसान. देखिए क्यों इतना ज्यादा जोर दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्योंकि एन एडुकेटेड ह्यूमन रिसोर्स, अगर आप एक लड़की को पढ़ा देते हैं या फिर किसी को भी एडुकेट करा देते हैं इस दुनिया में, तो फिर वो एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है. उसका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बेटर होता है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, बेसिकली इकोनॉमिकली. बाकी सब तो हो सकता है, बट इकोनॉमिकली उसका आउटपुट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ऐसा माना जाता है. तो इसीलिए क्या है, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को बेटर करने के लिए तीन चीज़ें, एडुकेशन, प्रॉपर हेल्थ और प्रॉपर स्किल. देखिए सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ होने से ही नहीं, प्रॉपर स्किल भी उसको आना पड़ेगा. ओके, सो डॉटर्स आर फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूमन रिसोर्स. ओके, सिमिलरली ह्यूमन बीइंग इज अ ह्यूमन रिसोर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द पीपल, आप व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स? क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग्स को नॉलेज होगा
उसके पास एजुकेशन होगा, उसका प्रॉपर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ होगा, उसके पास स्किल होगा, उसके पास टेक्नोलॉजी होगा, तो फिर वो रिसोर्सेस को बेटर यूज कर पाएगा। वो क्या कर सकता है, वो ज्यादा रिसोर्सेस और क्रिएट कर सकता है, वो मैन मेड रिसोर्सेज भी क्रिएट कर सकता है। ही कैन यूज ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। फाइन, तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज्यादा अहमियत दिया जाता है। फाइन, ओके। जिस कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा वो कंट्री डेवलप ज्यादा होगी। जो ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी उसका डेवलपमेंट भी क्या होगा, कम होगा। फाइन, नेक्स्ट इज अबाउट कंजर्विंग रिसोर्सेज। व्हाई शुड वी कंजर्व रिसोर्सेज? क्योंकि देखिए रिसोर्सेज कभी ना कभी खत्म हो सकते हैं, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो ऑल दी रिसोर्सेज मस्ट बी यूज। इवन यू हैव सीन दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कभी ना कभी फ्यूचर में जाके खत्म हो सकता है अगर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाएगा। अगर आप फॉरेस्ट को काट देंगे, अगर आप वाइल्ड लाइफ को फिनिश कर देंगे, तो फिर वो भी कभी ना कभी जाके क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू यूज resources carefully and give them the time to renew themselves, replenish themselves. Only then renewable energy बोल के कुछ दुनिया में exist करेगा। अब आप ये पूरे चीज को कैसे करेंगे? How is it possible? It is possible through sustainable development. In simple words, what is sustainable development? देखिए, पेरेंट्स है और मान लीजिए एक किड है, ठीक है? तो ये जो जनरेशन है ना, दिस इज जनरेशन फॉर एग्जाम्पल G1, पेरेंट्स का या फिर हमारे जनरेशन का या फिर जो एट दिस मोमेंट रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज करे ताकि फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, ताकि फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दिस जनरेशन G1 इज एक्चुअली द प्रोटेक्टर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ G2। ठीक है, जो आपका प्रेजेंट जनरेशन है, ये जनरेशन प्रोटेक्ट कर रहा है फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेस को, ना कि अपने लिए यूज कर रहा है। अपने लिए यूज करो, वेरी गुड, बट ऑल्सो प्रोटेक्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। दिस होल कंसेप्ट इज इन सिंपल वर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, किस तरीके से ये पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल थ्रू द 3 R's, R3, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। किसी चीज को रिड्यूस कीजिए क्वांटिटी को। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्रेवलिंग अलोन, देन यू कैन टेक अ बाइसाइकिल और मे बी अ 2-wheeler, देन टेकिंग आउट अ कार और अ 4-wheeler. So this concept is reduce. Okay, reduce the consumption of oil, natural gases, petroleum, coal, all these things. अगर हम बात करें रीयूज के बारे में, तो उसको दोबारा यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कैरिंग अ plastic bag for some urgent need. Okay, let us assume first that you do not use any plastic bags, which is number one, which is the best thing to do. But if you have to use for some reason, then reuse the same plastic bag again and again, then throwing it somewhere. ओके, क्योंकि वो क्या होता है, वो आपका जनरली डिग्रेड नहीं होता, इट इज नॉन डिग्रेडेबल, वो धरती में मिल नहीं जाता है, तो वो जाके आगे पोल्यूशन क्रिएट करता है। एंड रिसाइकिल, अगर आपने देखा होगा तो फिर रिसाइकिल मतलब उसी चीज को दोबारा, जो पुराना कॉपी पेज होता है उसको रिसाइकिल के लिए भेज दीजिए, क्योंकि एक पेज के लिए क्या होगा, फिर से आपको पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, तो उसके वुड से आपका कॉपी वगैरह बनेगा। सो ट्राई टू रिसाइकिल योर ओल्ड गुड्स और ओल्ड थिंग्स। ओके, next is very important about this Rio de Janeiro Earth Summit, which was held for the first time in 1992. Why? क्यों ये बार बार एग्जामिनेशन में देखने लग जाता है, दिखता है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, सबसे पहला वाला, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ वाई, किस लिए ये समिट हुआ था? फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ किस पे ध्यान दिया गया? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, मतलब डेवलपमेंट करो लेकिन एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजेंडा 21 वाज एडॉप्टेड इन, 3-4 आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको किस में टिक करना है? एजेंडा 21 वाज एडॉप्टेड इन रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। फाइन, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जनरली। नेक्स्ट, व्हाट इज एजेंडा 21? एजेंडा 21 का जो एम है, दैट इज अचीविंग global sustainable development. Fine, that is achieving global sustainable development.
टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंट का जो डैमेज हो रहा है, जो अभी पोल्यूशन वगैरह इंक्रीज हो रहा है, उसको रोकना, जिसके वजह से कहीं ना कहीं इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, पॉवर्टी, डिजीज, ये सब भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी दुनिया में जितने भी देश है, अगर सब लोग अपना कॉमन इंटरेस्ट रखे कि हम लोग को रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करके बहुत आगे बढ़ना है, बट साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान रखना है, हमें रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करना है। अगर सभी देश मिलके काम करें, देन इट इज़ अचीवेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज achievable, which will eventually lead to decrease in poverty, disease and everything, क्योंकि जो overall standard होगा वो increase हो जाएगा। Fine. Next, the harnessing of water resources by building dam on has social economical implications। देखिए यहाँ पे कहने का ये मतलब है, ये एक एग्जाम्पल है, ये आपका कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है। इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो डैम्स बनाते हैं ना, जो डैम्स बनाते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या उसका इम्पैक्ट सिर्फ एनवायरमेंटल होता है, मतलब क्या उसे सिर्फ फ्लड को रोकने के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन में दिया हो सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, ऑल ऑफ द अबव, तो आपको किस में टिक करना है, ऑल ऑफ द अबव में टिक करना है। क्योंकि जो वाटर रिसोर्स है उसको अगर आप बचाते हैं, अगर आप डैम्स को बिल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिकल एज वेल एज एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं, एज वेल एज डीमेरिट्स भी होते हैं। तो जो इम्पैक्ट होगा, फॉर एग्जांपल वहाँ जो पहले लोग रह रहे थे उनको वहाँ से हटा के कहीं और भेजना पड़ेगा। सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, तीनों यहाँ पे असर देखने को मिलेगा। सो ऑल ऑफ द अबव पे टिक करना है। दिस इज द समरी ऑफ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट, नाउ दैट वाज अबाउट रिसोर्सेज। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज विच रिसोर्स इज फाउंड इन विच लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, और लगभग सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोल से एक क्वेश्चन होगा, यूरेनियम से एक क्वेश्चन होगा। सो वी हैव कंपाइल्ड एवरीथिंग इन वन सिंगल मैप एंड वी विल ब्रिंग दैट वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू वेरी सून। ओके, दैट इज अ मैंडेटरी, यू मस्ट वॉच इट एज वेल एज नोट डाउन इन द मैप। फाइन। ओके, नाउ अगर हम बात करें अबाउट साइट, ओके, अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पार्ट में, एक साइट क्या होता है, साइट इज बेसिकली एक ऐसा प्लेस होता है, इट इज अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप। आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना कि इस काम का साइट या फिर बिल्डिंग बनाने का साइट, कंस्ट्रक्शन साइट फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगा, कंस्ट्रक्शन साइट। किस बेसिस पे आप एक साइट का सिलेक्शन करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट, with respect to water, with respect to land and with respect to soil। ये चीज़ें आपको याद रखना है हमेशा से। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से देखें, अगर आप पुराने सिविलाइजेशन के टाइम से देखें, तो वहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था जहाँ पे नदी का किनारा था, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल मिलता था। तो एट प्रेजेंट ऑल्सो सिलेक्शन ऑफ साइट हैज़ द फॉलोइंग कंडीशंस अंडर केयर। इन कंडीशंस को देखते हुए एक साइट का सिलेक्शन किया जाता है। वो कंडीशंस क्या है, अगेन क्लाइमेट। देखिए इसीलिए जो है ना, दुनिया में, अर्थ में तो बहुत सारा लैंड है, बट ओनली सेटलमेंट जो है वो कम जगह में एग्जिस्ट करता है, वो पूरे अर्थ में नहीं रहता है। डेजर्ट में कोई जाके नहीं रह सकता है, कोर डेजर्ट में, राइट। तो इसीलिए क्या है, इन फैक्टर्स को ध्यान देना पड़ता है। क्या क्या है वो फैक्टर्स, अगेन क्लाइमेट, वाटर, लैंड एंड फर्टाइल सॉइल, क्योंकि वो कुछ उगाएगा फर्टाइल सॉइल में, तभी खाएगा, तभी जिंदा रहेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांसह्यूमन्स। ट्रांसह्यूमन्स क्या होता है, प्रीवियस ईयर में ये बार बार देखने को मिला। व्हाट इज ट्रांसह्यूमन, एक सिंगल स्टेटमेंट में ये याद रखिए, ट्रांसह्यूमन्स क्या होता है, सीजनल मूवमेंट और माइग्रेशन ऑफ पीपल। इट इज सीजनल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2 कैपिटल्स हैं, या फिर कहीं भी जहाँ पे नोमैडिक पॉपुलेशन ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, और विथ रिस्पेक्ट टू ऐसा एक स्टेट जहाँ पे विंटर टेम्परेचर और समर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई ऐसा लोकेशन, कोई ऐसा स्टेट, कोई नोमैडिक पॉपुलेशन, कुछ भी जगह हो, अगर वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, अगर वहाँ पे सीजनल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर पॉपुलेशन माइग्रेट करेगा जहाँ पे फैसिलिटीज़ है
वहां पे, ना कि वो वहां रहेगा जहां फैसिलिटीज नहीं पाया जाता है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए विंटर्स में यहाँ एक्स लोकेशन में ग्रास वगैरह नहीं उगता है, और समर्स में वहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रास वगैरह उगता है। ठीक है, तो फिर जो पेस्टोरल फार्मर्स होंगे या फिर जो माइग्रेंट्स होंगे वो लोग क्या करेंगे, अपने कैटल्स को समर्स में लेके जाएंगे यहाँ पे, है ना। और विंटर्स में क्या करेगा, विंटर्स में जहाँ पे कोई ग्रास वगैरह नहीं उगता है वहां से माइग्रेट कर जाएगा किसी ऐसे जगह में जहाँ पे ग्रास वगैरह विंटर्स में पाया जाएगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1, लैंड में आप चल सकते हो, वाटर में आप चल सकते हो, और एयर में आप चल सकते हो। बस यही 3 चीजें हैं, इसके अलावा किसी चीज में नहीं चल सकते हो। लैंड में आप किस तरीके से चल सकते हो, या तो आप रोडवेज मतलब रास्ते में जा सकते हो, या तो आप रेलवेज मतलब रेल में ट्रेवल कर सकते हो, रेल में सफर कर सकते हो। वाटर में आप किस तरीके से चल सकते हो, इनलैंड दैट इज विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, और या फिर ओशनिक मतलब जो आपका समुद्री रीजन है वहां पे हम चल सकते हैं। अगर हम एयर के बारे में बात करते हैं, देन अगेन विद इन इंडिया दैट इज डोमेस्टिक, एंड बिटवीन 2 नेशंस दैट इज इंटरनेशनल। नाउ क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसको देखते हैं हम यहाँ पे। नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज के बारे में, देन बार बार इन हाईवेज में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेशनल हाईवे 7 इसीलिए क्योंकि ये पहले लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हुआ करता था, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। वाराणसी से कन्याकुमारी तक कौन से स्टेट से होते हुए जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुराई। डू रिमेंबर दिस 5 नेम्स क्योंकि बार बार एग्जाम में ये देखने को मिला। अभी देखेंगे क्वेश्चंस में किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। नेशनल हाईवे नंबर 8 रन्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। नेशनल हाईवे नंबर 15 ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द प्लेस इन राजस्थान। अगर राजस्थान ऑप्शन में है तो फिर 15 को एक बार जरूर कंसिडर कीजिएगा। और अगर हम गोल्डन, यहाँ पे एक बात और बता दें, नेशनल हाईवे नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें, देन रिमेंबर दिल्ली कोलकाता, रिमेंबर दिल्ली कोलकाता। फाइन। नेक्स्ट अगर हम गोल्डन क्वाड्रिलेटर के बारे में बात करें, देन गोल्डन क्वाड्रिलेटर में जो जगह आपको याद रखना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। सो दिस इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। फाइन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब इसको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है कि आप इसको चलिए अरेंज कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सो रिमेंबर दी नेम्स। नेक्स्ट The question is which national highway is called शेर शाह सूरी मार्ग। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। The answer will be, see you cannot mug up all the national highways, but जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उतना the bare minimum which I have included in this slide, at least go through them. Fine. शेर शाह सूरी मार्ग किसे बोला जाता है, then it is option number D, that is national highway number 1. Next, which of the following towns is not को ध्यान से देखिएगा, is not on the golden quadrilateral being connected from the roads infrastructure of a country। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो चेन्नई तो कनेक्ट हो रहा है। पहली बात तो अगर आप देखें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। फाइन। और इस कनेक्शन में बाकी लोकेशन, जो लोकेशन नहीं आता है वो कौन सा होगा, वो लोकेशन है हैदराबाद। नाउ ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, मैप में बस एक बार गोल्डन ट्रायंगल को देख लीजिए आप, ताकि आपको दिमाग में ये छप जाए कि कहाँ से ये जा रही है, कहाँ से ये नहीं जा रही है। फाइन, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हैदराबाद। Which national highway connects Delhi and Kolkata via Madurai and Varanasi? See, this is very important. ये बार बार पूछा गया है, दिल्ली कोलकाता, क्योंकि ये बहुत बिजी है। This is the busiest actually. So Delhi Kolkata, always remember Delhi Kolkata is national highway number 2. Okay, बार बार ये यूज होगा। ऑल्सो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वाया मदुराई एंड वाराणसी बोल दिया गया है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर कभी ये पूछ ले कि बताइए नेशनल हाईवे नंबर 2 जो कि दिल्ली से कोलकाता जाता है, ये निम्नलिखित में से किससे जाता है। ऑप्शन में आपको या तो मथुरा देखने को मिल जाएगा या फिर वाराणसी देखने को मिल जाएगा। फाइन, सो लाइक दैट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेशनल हाईवे नंबर 2। फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। Delhi and Kolkata are connected by, again the same question repeated in a different manner. So connected by क्या होगा, National Highway number 2, that is option number B again.
Which one of the following pairs of place does the National Highway number 2 joins? Can you see how important this question is? किस तरीके से SSC क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है इस सेक्शन में से? Same has happened to resources. ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा. तो आगे से ये टेंशन मत लीजिए कि किस तरीके से सभी रिसोर्सेज के लोकेशंस, किस तरीके से सभी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को याद करें. दिस इज द वे. फाइन. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिल्ली एंड कोलकाता. Which two of the following, ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा. Which two of the following extreme locations are connected by the east-west corridor? तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यहाँ से कौन से दो जगह कनेक्ट हो रहे हैं? अगर आपको पता भी नहीं है मैप में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देन ऑल्सो यू कैन एलिमिनेट सम ऑफ द ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल सिलीगुड़ी, ये तो कहाँ हो गया? ये तो आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में ईस्ट के पहले आपको ईस्ट वाला देखना है, तो आप पहले सिलचर को देखेंगे. पहले ईस्ट में जा रहा है और फिर पोरबंदर वेस्ट में जा रहा है, क्योंकि बाकी ये वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, वेस्ट होगा. कभी कभी ऐसे चीजें काम आते हैं, नॉट ऑलवेज, नॉट अदरवाइज, क्योंकि हो सकता है कभी कभी सभी ऑप्शंस आपको ईस्ट टू वेस्ट ही दिखाई दे. सो इन दैट केस दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. ओके, नाउ सिंस दिस इज योर ईस्ट टू वेस्ट, सिंस दिस इज योर ईस्ट टू वेस्ट, तो ये कोइंसाइड हो जा रहा है. दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस. हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, तार रोड्स गेट इजीली डैमेज ड्यूरिंग. अब देखिए, तार रोड्स जो होते हैं, जो आपका कोयला वगैरह से, तार वगैरह से मिला के रोड्स बनाया जाता है, वो कब ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होता है, कब ज़्यादा वो खराब हो जाता है? नॉट एक्चुअली कोल, दैट इज नॉट कोल एक्चुअली. पत्थर होंगे, पत्थर को इस तरीके से बिछाया जाएगा और उसके ऊपर आपने देखा होगा ब्लैक कलर का एक एलिमेंट यहाँ पे डाला जाता है जो रोड को पक्का जैसा कर देता है. ठीक है, द नॉर्मली जो सबसे ज्यादा यूज्ड होता है दैट इज योर टार रोड्स बेसिकली. अब ये कब डिस्ट्रक्शन इसका ज्यादा होता है? दिस इज ड्यूरिंग द समर्स तो नहीं, विंटर्स तो नहीं, सो इट इज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. हालांकि इफेक्ट होता है समर्स में भी, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है कहीं कहीं क्रैक्स कुछ देखने को मिले. विंटर्स में वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या फिर एक्सपेंड हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल्स जो वहाँ पे यूज़ किया गया है. सो फाइनल जो इफेक्ट देखने को मिलेगा दैट इज बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन. नेक्स्ट इज अबाउट दी ट्रेन्स. अबाउट दी ट्रेन, जिस तरीके से रोड से क्वेश्चन आए, नेशनल हाईवे से क्वेश्चन आए, उसी तरीके से ट्रेन से क्वेश्चन आ सकते हैं. सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स, और आपको अभी देखने को मिलेगा इस पॉइंट्स का यूज करके आप किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. नंबर 1, इंडियन रेलवेज. अगर हम इंडियन रेलवेज के बारे में बात करें, देन दिस इज द लार्जेस्ट PSU, दैट इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री. इसी को MCQ में पूछा जाएगा, इसी स्टेटमेंट को. बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है दैट इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट PSU और द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री. नंबर 2, फर्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ चला था, कब चला था? फर्स्ट ट्रेन चला था मुंबई से थाने 1853. बहुत से GS क्वेश्चन में, बहुत से GS एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था, सो डू रिमेंबर इट. नंबर 3, लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, देन एट प्रेजेंट इट इज द ट्रांस साइबेरियन हिमालयास. अगर आपने 1-2 एग्जाम्स भी दिए होंगे GS के और कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे, तो आपको याद आ रहा होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम. कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करती है? सेंट पीटर्सबर्ग, इफ यू रिमेंबर द स्टेशन, इन वेस्टर्न रशिया टू द पैसिफिक कोस्ट, दैट इज व्लादिवोस्टॉक और वोस्टॉक. सिंपली रिमेंबर वोस्टॉक, VOSTOK, वोस्टॉक. तो पीटर्सबर्ग का भी अपना ही हिस्ट्री है, विल नॉट गो इनटू दैट एनीवेज. नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज. पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रेल ब्रिज बनाया जाएगा, विच इज मोस्ट प्रोबेबली विल कम बाय 2019, क्योंकि 2017 को ही इसका डिक्लेरेशन हुआ है. दैट इज गोइंग टू बी ऑन द रिवर चेनाब. ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑन द रिवर चेनाब. दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल पिक्चर. कुछ इसी तरीके से देखने को शायद से मिले हमको आगे का भी ब्रिज. कोरोनेशन ब्रिज भी कुछ इसी तरीके का दिखता है. ओके, नेक्स्ट, which one of the following is the most important mode of transportation in India? दिए गए में से कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया के अंदर? क्या इंडिया में हम लोग सबसे ज्यादा एयरवेज को फॉलो करते हैं? तो नहीं. तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिससे ट्रेवल करता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दैट इज ऑब्वियसली रेलवेज. सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर.
In which state have Indian Railway introduced Palace of Wheels? इसका मतलब क्या? Wheels का Palace, Palace of Wheels to promote tourism. ओके, तो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया गया है. सो यू हैव टू रिमेंबर सम फैक्ट्स लाइक दिस. अगर आप रेल से ट्रेवल करते हैं तो रेल यात्री एक बुक भी आपको मिलता है. डू फ्लिप थ्रू इट समटाइम्स इफ यू गेट टाइम. डू नॉट हैव टू रीड इट फॉर एग्जामिनेशन. अगर इफ यू हैपन टू ट्रेवल इन अ ट्रेन जहाँ पे आपको रेल यात्री वाला बुक मिलता है तो फिर आप उसको एक बार फ्लिप कर सकते हैं. ओके, जस्ट अ सजेशन. Which of the following trains runs between the New Delhi and Wagha? न्यू दिल्ली से लेके बाघा बॉर्डर से भी आगे पाकिस्तान तक जाती है. ये कौन सा ट्रेन है इसके बारे में पूछा गया है. तो आंसर क्या हो जाएगा? समझौता एक्सप्रेस. ओके, नेक्स्ट. द बिजिएस्ट रेल स्टेशन in respect to goods transportation is, just now I told you about it. आपको नेशनल हाईवे नंबर 2 भी आपको याद रखना है जो कि जाता है दिल्ली से कोलकाता, which is with respect to road हाईवे. अब यहाँ पे रेल के बारे में पूछा जा रहा है. अगेन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दिल्ली कोलकाता सेक्शन. सो रोडवेज हो या फिर रेलवेज, द आंसर इज सेम, इट इज दिल्ली कोलकाता. फाइन. द शिप बिल्डिंग यार्ड माझगांव डॉक. फर्स्ट थिंग रिमेंबर, माझगांव डॉक कहाँ पे है? मुंबई में है. ये भले ही आपका ऑयल से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो भी एक क्वेश्चन बनता है लोकेशन के हिसाब से, और अदरवाइज भी आपका ये क्वेश्चन बनता है. नाउ शिप बिल्डिंग यार्ड माझगांव डॉक इज लोकेटेड इन और लोकेटेड एट, क्या होगा आपका आंसर? लोकेटेड इन मुंबई. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. डू रिमेंबर दिस थिंग because it is very important with respect to oil as well as with respect to shipbuilding yard. Fine. Okay, so the next question is which one of the following ports. यहाँ पे देखिए ports के बारे में आप बात हो रहा है. आप सबसे पहले लैंड में चल लिए, उसके बाद आप ट्रेन से चल लिए, उसके बाद आपने क्या किया? अभी आप पोर्ट से, इसका मतलब नदी है उसमें आप जहाज से जाने के बारे में सोचिए. अब उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द डीपेस्ट लेकिन लैंडलॉक्ड, डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट अलोंग द ईस्ट कोस्ट. मतलब आपको मैंने ऑलरेडी बताया था ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बारे में. पहले तो आप वेस्ट वालों को एलिमिनेट कर दीजिए, उसके बाद आप ईस्ट कोस्ट में सोचिए क्या आपका आंसर हो सकता है, और यू कैन जस्ट सिंपली रिमेंबर इट. अगर लैंडलॉक्ड के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विशाखापट्टनम. ओके, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेल प्रोटेक्टेड. फाइन. Which mode of transportation reduces ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज. ऐसा कौन सा मोड ऑफ प्रोडक्शन है जिससे डिले रुक जाएगा? मतलब कोई लेट नहीं होगा. अगर आप रेलवेज में भेज रहे हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए ट्रेन लेट हो गया तो डिले हो सकता है. फाइन. लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मोड है जिससे डिलेज काफ़ी कम हो जाएंगे और लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा. तो वो मोड कौन सा होगा कि आप पाइप के थ्रू सामान को भेज दीजिए. आपको ऑयल भेजना है, आपने देखा भी होगा रास्ते के आसपास इंडियन ऑयल का या फिर किसी और ऑयल कंपनी का, ONGC का, ऐसे छोटे छोटे आपको मार्क्स देखने को मिलता है कि यहाँ से पाइपलाइन जा रहा है. सो दैट इज़ वन ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर दिस एसेंशियल एलिमेंट्स और रिसोर्सेज. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी पाइपलाइन. क्योंकि देखिए पाइपलाइन से अगर आप भेज रहे हैं तो लॉस नहीं हो रहा है, लॉस का चांस मिनिमम है. अनलेस एंड अनटिल किसी वजह से वहाँ पे पाइप में कोई क्रैक आ गया हो, लॉसेस का चांस मिनिमम है, और डिले का तो खैर सवाल पैदा नहीं होता है. फाइन. Unless and until some problem is there, for example natural disasters में कभी कभी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, but otherwise when all other conditions are taken care of, this is the best possible mode of transportation. नेक्स्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. मतलब आपने पोर्ट पे आपने समुद्र में ट्रेवल कर लिया. अब बात कर रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट के बारे में. जिस तरीके से ट्रेन से क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर में, उसी तरीके से एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. The most common question is important airports and the state in which they are located. For example, I have just given this question as an example, important airports और उनका लोकेशन. अब आपको बताना है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकेशन क्या है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हैदराबाद. ओके, सो डू फॉलो अप विथ सम important airports and their states. Okay. So yes, that's it for today's session. What we have studied today in transport and communication, we have studied about land transport, railways, port cities and important airports. These four are the most important points अगर हम transport and
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में बात करें। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, हमने रिसोर्सेज पार्ट में बेसिक चीज़ को कवर किया है, एंड मैप विथ ऑल दी लोकेशंस ऑफ द रिसोर्सेज, कंपाइलिंग ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन as far as we can. That will be done in here itself, and we will upload that map as soon as possible. If you like the video, then do hit the thumbs up button. If you do not like it, then watch it once again. You'll definitely like it. Do comment on the video if you have any other doubt or query. Video को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, because you must care for them as well. और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do subscribe it and hit the notification bell so that you do not miss any single video that will be important for your examinations. साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ ये भी दे दूँ कि नेक्स्ट वेडनेसडे से, आने वाले वेडनेसडे से हम लोग हर एक जीएस क्लास को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। हर मंडे हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स शाम 5 बजे, हर वेडनेसडे हम डिस्कस करेंगे साइंस, एंड हर फ्राइडे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ पॉलिटी। सो डू कनेक्ट टू अस इन दोज क्लासेस एज वेल, एंड कीप वॉचिंग द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा, दैट इज mahindraguru.com। तो यहाँ पे हमें सेशन को सम अप करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।